दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डेली कराया जा रहा है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके, जो कि कुछ PYQ हैं, कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और हाल फिलहाल के 6 महीने से लेके और आज तक के जो करंट अफेयर्स न्यूज में रहे हैं उससे 3 से लेके 4 क्वेश्चन जो कि वेटेज आपका एसएससी एमटीएस में आता है, पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर लाया गया है। दोस्तों मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि आपका सपोर्ट बहुत कम आ रहा है। कम से कम 4-5 घंटे दोस्तों इसमें लगते हैं पूरा सेटअप बनाने में, ठीक है ना। लेकिन आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हम लोग अपने चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग देखें, ठीक है ना। आप लोग देखें और आप लोग उसको प्रमोट करें और आप लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक है, कि हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। तो आइए फटाफट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों देखते हैं जिनके आपके पेपर में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो पहला ही प्रश्न क्या है, किस नदी पर निर्मित भारत का सबसे ऊंचा पुल स्थित है। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है आपसे, किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल स्थित है। ऑप्शन क्या है आपके, चिनाब, सतलज, भागीरथी या फिर ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों जो एक आर्क आकार का एक पुल बना हुआ है, ठीक है ना, आप लोग कभी न्यूज में देखे होंगे या फिर टीवी चैनल में देखे होंगे। यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि उसको कनेक्ट करता है इस प्रकार के आर्क साइड का, जैसे आधा चांद होता है उस तरीके से, ठीक है। ये पुल बना हुआ है और कहां पर बना हुआ है, चिनाब नदी पर बना हुआ है। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यह पुल स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर क्या है, चिनाब। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, प्रश्न को समझिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कि कितने वर्ष के कम बच्चों को कारखाने या खदान में, कारखाने खदान का मतलब दोस्तों जहां पर केमिकल्स बनते हैं, जहां पर फैक्ट्री का काम होता है, जहां पर धुएं निकलते हैं, या फिर किसी भी तरीके का काम आप ले लीजिए, काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में इन्हें लगाया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा है अपने घर में अपने पिताजी को किसी छोटे मोटे काम में सपोर्ट कर रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन किसी अन्य खतरनाक रोजगार, ऐसा रोजगार जहां पर उसका ब्रेन वॉश हो जाए या फिर वो गलत डायरेक्शन में मोटिवेट हो जाए या फिर उसके स्वास्थ्य संबंधी खतरा वहां पे बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों तक को ऐसे जगहों पर काम करने के लिए मनाही है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं कि पहला तो यह मौलिक अधिकार का टॉपिक है, किसका है, फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का, और भारत के संविधान आर्टिकल 24 में दोस्तों वर्णित है, आर्टिकल 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक रोजगार में या फिर खदान या फिर कारखाने में कार्य कराना यह दंडनीय अपराध है। यदि ऐसा करता कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 14, और यहां पर आंसर क्या होगा, 10, 16, 14 और 12। तो ऑप्शन है दोस्तों 14, ठीक है ना। यह 3 प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि यह जो राइट मिला है यह फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है अपने संविधान में, जो कि अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। और इसके आर्टिकल 24 में यह वर्णित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार या फिर किसी ऐसे कारखाने में कार्य कराना वंचित है जहां पर उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में 76वां संतोष ट्रॉफी सन 2023 के विजेता कौन है। दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि जो उत्तर भारत के बच्चे हैं उनको तो पहले यही नहीं पता होगा कि संतोष ट्रॉफी में कौन सा खेल होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, संतोष ट्रॉफी में फुटबॉल होता है और अब की बार जो संतोष ट्रॉफी
जो 76वां संतोष ट्रॉफी कंडक्ट हुआ, इसमें दोस्तों कर्नाटक, कौन सी टीम, कर्नाटक की टीम विजेता घोषित हुई है। यदि आपसे पूछ ले कि संतोष ट्रॉफी में किस प्रकार का खेल होता है, तो क्रिकेट मत लगा के आना, उसमें दोस्तों उसमें फुटबॉल खेल का आयोजन होता है। और अब की बार की जो विजेता टीम है कर्नाटका है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में भी होगा, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल या फिर कर्नाटक। तो आंसर आपको पता है, डेफिनेटली कर्नाटक। यार यदि आपको कोई डाउट इसमें हो या फिर किसी और तरीके की आपको पढ़ाई पसंद हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए, अपना समझ के बताइए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ाओ। आपको उत्सव महोत्सव में दिक्कत आ रही है, आपको पुस्तक में दिक्कत आ रही है, आपको नृत्य में दिक्कत आ रही है, कौन से नृत्य के लिए कौन व्यक्ति फेमस है, आपको उसमें दिक्कत आ रही है, और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, इन सब टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन टॉपिक हैं, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, उस पर हम अच्छे से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आप लोग बताएंगे तभी लेके आएंगे। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए, नहीं तो पहला ही आंसर लगा के आएंगे, ठीक है ना। मनुष्य इनमें से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है वर्टिब्रेटा, सेकेंड है कार्डेटा, तीसरा है होमिनिडी या फिर चौथा है पोरीफेरा। दोस्तों यह सामान्य सी बात है कि मनुष्य पोरीफेरा में नहीं आता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी में, 20वीं सदी का मतलब कि 1900 ईस्वी से आगे, ठीक है ना, की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों जो भोपाल के महाराजा थे, उनकी बेगम यानी उनकी वाइफ ने कहां पर लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय, यानी कि जो मिडिल क्लास होता है, जो कि प्राथमिक यानी इससे 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यालय होते हैं, उनका कहां पर निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? आज के अलीगढ़ में, ठीक है ना। आज के अलीगढ़ में जो भोपाल की बेगमें थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं, असम का एक लोकप्रिय खेल है। दोस्तों असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। दोस्तों ये जो कबड्डी है, जो हमारे यहाँ कबड्डी होती है कि कुछ लोग, एक जो व्यक्ति होगा वो उनकी तरफ जाएगा कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, और लोग उसको पकड़ेंगे और वो छुड़ा कर अपने पाले में आएगा, ठीक है ना। एक वो प्रकार की कबड्डी होती है। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, यानी कि गेंद से खेली जाने वाली जो कबड्डी है उससे असम में एक खेल होता है, ठीक है ना, और वह खेल गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल है? फील्ड हॉकी हो गया, खो खो हो गया, धोप खेल हो गया और क्रिकेट हो गया। दोस्तों गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से क्रिकेट तो नहीं मिलता, फील्ड हॉकी से आप लोग परिचित हैं, और खो खो में क्या होता है कि एक को छूकर भागना होता है। आप लोग बचपन में खो खो खेले होंगे, तो खो खो भी नहीं है। तो दोस्तों एक प्रकार का धोप खेल होता है, आप लोग सर्च मारिएगा कि धोप खेल कैसे खेला जाता है, ठीक है ना। एक पहले एरिया को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें बॉल डालते हैं और एक लोग उसको लेकर भागता है और लोग उसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का धोप खेल जो है दोस्तों, यह असम का एक लोकप्रिय खेल है, जो कि बॉल से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या है? धोप खेल। अब बात करते हैं, यह दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, ठीक है ना। तो यदि हम बल की बात करें तो बल की दोस्तों क्या होता है? न्यूटन। और शक्ति की बात करें तो वाट, ठीक है ना। और दबाव की बात करें तो पास्कल, और ऊर्जा की बात करें तो जूल। और यहां पर क्या है? कार्य, ठीक है ना। दोस्तों कार्य की जो राशि होती है, एसआई राशि, वह भी जूल ही होती है। आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि कार्य और ऊर्जा की, ठीक है ना, जो इकाई होती है वह जूल ही होती है। इसलिए प्रश्न नंबर 7 का आंसर डेफिनेटली हमारा जूल होगा। बात करते हैं ओणम, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ओणम क्या है? प्रतिवर्ष मतलब कि हर साल मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है, जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? दोस्तों ओणम जो एक विशेष प्रकार का त्योहार है, जो कि हिंदू त्योहार है, वह उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? इसका मतलब कि सबसे पहले कहाँ के लोग इसको मनाना स्टार्ट किए थे?
तो ऑप्शन है आपके मिजोरम, झारखंड, केरल और मणिपुर। दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूं और पढ़ा भी चुका हूं कि जो ओणम है यह केरल का एक मुख्य त्योहार भी है और केरल से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसमें दोस्तों बोट प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना, नाव पे बैठ के उसको चला के जो जीतने की प्रतियोगिता ओणम में होती है। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर क्या है? केरल। और इसके पीछे दोस्तों एक दंत कथा है। दंत कथा मतलब कि जो लोग बोलते हैं, ऐसी कथा है कि वहां के राजा महाबली ने जब तीनों लोगों को जीतकर अपने राज्य में आया था, तो उनके जीत का उत्सव मनाने के लिए जो केरल के निवासी थे, जो आज के केरल के निवासी हैं, उन्होंने ओणम त्योहार को सेलिब्रेट किया था। बात समझ में आई? तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर क्या है? केरल। और यदि आपसे पूछ ले कि ओणम महोत्सव में ओणम का जो त्योहार है वह किसकी याद में मनाया जाता है, फिर किसके विजय के उत्सव में मनाया जाता है, तो महाबली, ठीक है ना। और इसमें बोट प्रतियोगिता भी होती है। अब बात करते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? जन्म दर, आयु, मृत्यु दर और प्रवास। दोस्तों प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक हैं यह सबसे पहले तो प्रवास से जुड़े हैं। इसका मतलब समझिए कि प्रवास का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए यहां पर कुछ लोग निवास कर रहे हैं और किसी भी समस्या से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हो या फिर आर्थिक समस्या हो कि इनके पास अपने सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं हो, या फिर यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल गया हो, या फिर आतंकवाद फैल गया हो, या फिर सूखा पड़ गया हो, या फिर बाढ़ आ गया हो, किसी भी समस्या से यदि वो यहाँ पर ग्रसित हैं तो वो इसको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और जाके बसने की जो क्रिया होती है उसको प्रवास कहते हैं कि मैं तो अब यहाँ से जाकर कहीं जाके प्रवास करूंगा, ठीक है ना। तो वो प्रतिकर्ष और अपकर्ष का जो कारक है वह जनसंख्या के किस घटक से जुड़ा है? प्रवास से जुड़ा है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? अच्छा सपोज करिए कि इस प्रश्न का हमें आंसर नहीं आता है, हमने हवाई अड्डों के नाम याद करके नहीं गए हैं और वहां पर जाके हमें टिक करना है, ठीक है ना। तो सपोज करिए हम इसको तुक्का कैसे मारेंगे? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो भी सकता है, पता नहीं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो भी सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों यह बात है अमृतसर की, और अमृतसर से बहुत ज्यादा संबंध है गुरु रामदास जी का, ठीक है ना। यानी कि गुरु रामदास जी का संबंध सबसे ज्यादा कहां से है? अमृतसर से है। जो सिख धर्म को लोग मानने वाले हैं या उनके गुरु हैं रामदास, और सिख धर्म के सबसे ज्यादा मानने वाले लोग कहां पे है? पंजाब में है, अमृतसर में है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली सी बात है कि यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया है, सपोज करिए कि आप भारत के निवासी हैं और आपने विश्व स्तर पे बहुत अच्छा कार्य किया, फिर आपने भारत में बहुत अच्छा कार्य किया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका स्मारक भारत में ही बनाया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ पर बनी है? गुजरात में बनी है, क्योंकि वहाँ के वो निवासी थे। तो उसी तरीके से जब गुरु रामदास जी पंजाब के निवासी थे, यानी कि अमृतसर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनके नाम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहीं पे होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से भी हम उससे रिलेट करके इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो अमृतसर में जो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डेफिनेटली केरल में होगा, इसकी एक कैपिटल है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, संभवतः महाराष्ट्र के नागपुर में है। यदि चारों हवाई अड्डे में से कोई भी आएगा तो आप बड़े इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व। दोस्तों 322 ईसा पूर्व का मतलब कि 322 साल के बाद 0 साल आएगा, ठीक है ना। फिर आएगा सन 2023। यदि आज से हम उसको ऐड करें तो 2023 गुणे 322, 3 दूनी 5, 2 दूना 4, 3 और 2, यानी कि 2345 साल पहले, ठीक है ना। इसको ऐसे निकालते हैं कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य का मतलब कि चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है ना।
अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। दोस्तों आप लोगों ने खूब सीरियल देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल आता है, तो उसमें होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बालक होता है, उसको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम चाणक्य होता है। और दोस्तों चाणक्य भी नंद वंश से खुन्नस खाए हुए थे, क्योंकि उनको वहां से निकाला गया था अपमानित करके। तो उन्होंने कसम खाई थी, अपनी शिखाओं को उन्होंने बांधा था कि जब तक मैं नंद वंश का संपूर्ण विनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा को नहीं खोलूंगा, ठीक है ना। यानी कि अपने अपमान जब तक मैं प्रतिशोध नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं खोलूंगा। तो कौटिल्य तलाश में थे एक योग्य व्यक्ति की कि जो नंद वंश को समाप्त कर दे, और उनको एक बच्चा दिखा चंद्रगुप्त मौर्य, उसको उन्होंने एडॉप्ट किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको युद्ध कला में पारंगत किया। और वही योद्धा दोस्तों बड़ा होकर नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित किया और नंद वंश का संपूर्ण विनाश हो गया। तो ऑप्शन क्या है, कालाशोक, अशोक, अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य। तो डेफिनेटली सी बात है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की क्या कर दी, समाप्ति कर दी। एक प्रश्न यहां से और पूछता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना दोस्तों, महापद्मनंद जो थे वह नंद वंश के संस्थापक थे। और इसका अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, जिसके कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, यह सारी कहानी रही प्रश्न नंबर 11 की। बात समझ में आई? आइए बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी। मैं दोस्तों इसको फटाफट बताता हूं। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेंट्री ज़्यादा बनानी है, यानी कि कार्य ज़्यादा मिल गया तो आपको ओटी मिलने लगा, ओवर टाइम मिलने लगा, और कंपनी में काम नहीं है तो आपको 10 दिन की छुट्टी मिल गई, यानी कि आप 10 दिन बेरोजगार हो गए। इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, कि जो है सर्किल चल रहा है, कभी जो सर्किल है बढ़ गया और कभी खाली रह गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझिए। मौसमी बेरोजगारी का दोस्तों गांव के लोग ध्यान दें। सपोज करिए कि गांव में अभी नवंबर में गेहूं की बुआई हो गई, ठीक है ना, अब 4 महीने बाद गेहूं होगा। बात समझ में आई? तो फिर इसके बाद सपोज करिए कि मार्च में गेहूं कटाई हो गई, फिर अप्रैल मई जून 3 महीने लोग बैठेंगे, फिर जुलाई से धान की खेती होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसी बेरोजगारी क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी, कि मौसम के साथ उनको काम मिलता है। जैसे कि बरसात का मौसम आया तो काम मिला, फिर जब धान हो गया तो फिर गेहूं का मौसम आया तब काम मिला। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। दोस्तों खुली बेरोजगारी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, कि जैसे सपोज करिए कि आपने बीटेक किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है, और आपको 8 पास 10 पास की भी नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, खुली बेरोजगारी, कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा है। आप इंजीनियर हैं और आपको चपरासी तक का कार्य नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए भी परेशान हैं। तो आपसे दोस्तों यदि पूछे कि देखिए एक मिनट, यहां पर शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो हमने चक्री बता दिया, हमने मौसमी बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद खुली बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो यहां पर दोस्तों खुली बेरोजगारी में क्या है कि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास स्किल है। सपोज करिए कि आपकी कंपनी में जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है आपके अंदर वह स्किल ही नहीं है, ठीक है ना। आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया है लेकिन आपके अंदर वह निपुणता नहीं आई है जिसको कंपनी की आवश्यकता है। इस प्रकार के बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी, ये वही वाली बात है कि आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आपको कार्य नहीं मिल रहा है, आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको कार्य नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और दोस्तों शहर में आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग तो सब हैं, ठीक है ना। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन लगभग सभी लोग हैं, लेकिन सबको कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि वो शिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, कि लोग स्किलफुल तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन उसके कारण उनको कार्य नहीं मिल रहा है।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को सन 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। दोस्तों जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है कि एक ही ऐसी गायिका हैं हाल फिलहाल में कि जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। वो कौन है? लता मंगेशकर की जी, जिनका भी देहांत भी हो गया। तो लता मंगेशकर जी को क्या मिला है? सन 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और दोस्तों खेल के लिए या फिर सामाजिक योगदान के लिए श्री सचिन तेंदुलकर जी को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प में भारत की किस नौसेना जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस तलवार ने। ठीक है ना, यह दोस्तों एमसीक्यू है कि आईएनएस तलवार ने भाग लिया था। बात करते हैं कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो जो दोस्तों पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी की दो प्रकार गति होती है। एक होती है घूर्णन गति, यानी कि ऐसे लट्टू की तरह ऐसे ऐसे नाचते नाचते पृथ्वी आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, तो जो ऐसे ऐसे नाच रही है अपनी धुरी पे, जो ऐसे ऐसे नाच रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। और उससे जनरेट होने वाले बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल होते हैं। ठीक है, यह कौन सा बल होता है? यह पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जनरेट होता है। बात करते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है ना, विपरीत लिंग समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास। दोस्तों कल्याण का मतलब कि वह भीख ना मांगे, और जो ट्रांसजेंडर है जैसे कि गाड़ी खड़ा हुआ तो आकर ऐसे खटखट करके मांगने लगते हैं, तो वह कार्य वह ना करें, उनका पुनर्वास हो, उनको रहने के लिए जगह मिले, उनका कल्याण हो, उनको कार्य मिले, उनको सम्मान की प्राप्ति हो। इसके लिए फरवरी सन 2022 में कौन सी योजना शुरू हुई? ऑप्शन है आपके क्लैप, डिवाइन, स्माइल या फिर सद्भावना। दोस्तों जो ट्रांसजेंडर हैं और जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उनका पुनरुद्धार हो, उनको घर मिले, उनको समाज में सम्मान मिले, उसके लिए स्माइल योजना की शुरुआत फरवरी सन 2022 में की गई थी। अब बात करते हैं यूनेस्को में भारत के कितने विरासत स्थल शामिल है? तो लेटेस्ट में अभी कितना है? 40। जो इसका आंसर क्या है? 40। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने फाइट लड़े? दोस्तों मैसूर में आपको पता ही होगा कि टीपू सुल्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है ना, तो जिसको हम आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोलते हैं, तो उसमें टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, यदि आपने नहीं देखा तो आप पहला आंसर टिक करके आएंगे और -1 नंबर भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों साइट्रिक, खट्टापन, नींबू हो गया और संतरा हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह तीनों बात आपस में सही है, लेकिन हमसे क्या प्रश्न पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। मैंने कल के प्रैक्टिस कोर्स में बताया था दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में। अब बात करते हैं रामभर स्तूप, वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत जो महात्मा बुद्ध थे, कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। और यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास कार्य के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है? अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा या फिर विक्रम सेठ। तो प्रश्न है आपका द व्हाइट टाइगर, इसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। बात करते हैं अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शूटिंग, टेनिस, शतरंज या फिर गोल्फ। दोस्तों अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ठीक है ना, यह जीके के प्रश्न आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वह 8 है। ठीक है ना, वह कितनी है? 8 है। और जो क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, जो क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, यह दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे लेटेस्ट जो शास्त्रीय नृत्यों में जोड़ा गया है वह क्षत्रिय है, और यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है ना, और इस नृत्य को करने वाले जो सबसे फेमस व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्र। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। बात करते हैं दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? दोस्तों
ठीक है। जो दिन का जो सामान्यतः ताप होता है, यानी कि पृथ्वी पर यदि हम बात करें कि सबसे कम ताप कब होता है, जब सूर्य निकल जाता है, तो वह सुबह के टाइम में होता है, ठीक है ना। प्रातः काल में सबसे कम ताप होता है, सूर्योदय के बाद सुबह। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण किया था? दोस्तों यह प्रश्न तो चलिए ठीक ही है, 1208, 1213, 1205 या फिर 1219। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण किया था? 1219। दोस्तों मंगोलों से यदि प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो एक बन सकता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम था उसका, यही था ना, खिलजी खिलजी। तो मंगोलों को मारकर भारत से भगाने वाला दोस्तों कौन था? खिलजी था। खिलजी जब दिल्ली का शासक था तो मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किए, लेकिन खिलजी ने हर बार उनको पराजित करके भगा दिया, ठीक है। तो चंगेज खान ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पे अटैक किया था, और भारत में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक था तब मंगोलों ने अटैक किया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 25 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। बस आप लोग भी अपना कार्य करते रहिए, हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता रहे। बस इन्हीं शब्दों से मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।